1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री निवास पहुंचे और उसी दिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. 13 तारीख को 2 और न्यूक्लियर बम फटे, 2 और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए। कुल मिलाके 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए, मतलब 5 न्यूक्लियर बम जमीन के नीचे फटे। सभी को सफल कहा गया और उसके बाद हिंदुस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस न्यूक्लियर बम की कितनी पावर थी, इसमें कितनी ऊर्जा थी, कितनी एनर्जी थी और उस सब का प्रूफ दुनिया के सामने रख दिया। DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threats. भारत एटम बॉम्ब का टेस्ट करने वाला है, इसकी जानकारी दुनिया के किसी भी देश को नहीं थी। भारत एटॉमिक टेस्ट न करे, इसके लिए अमेरिका सख्त निगरानी रखता था। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के अलावा किसी भी देश को एटम बॉम्ब बनाने से रोकता आ रहा था। ऐसी किसी भी कोशिश पर अमेरिका और उसके साझेदार देश सख्त कदम उठाते रहे थे। लेकिन वाजपेयी सरकार ने न सिर्फ एटम बॉम्ब टेस्ट किया, बल्कि खुद को न्यूक्लियर वेपन टेस्ट या एटम बॉम्ब से लैस देश भी घोषित कर दिया। परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि भारत को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एक न्यूक्लियर हथियार वाला देश होने से क्या फायदा हुआ? क्या बेरोजगारों को नौकरियां और मिलनी शुरू हो गई? क्या अस्पतालों की संख्या बढ़ गई? क्या बीमारों का इलाज आसान और बेहतर हो गया? क्या स्कूलों की संख्या और बढ़ गई? क्या पढ़ाई लिखाई का लेवल और बढ़ गया? क्या देश इतना शक्तिशाली हो गया कि किसी भी देश को भारत पर किसी भी प्रकार का हमला करने से डर लगे? और अगर नहीं, तो फिर भारत ने इतनी जोर से हमारे पास एटम बम होने की
हमारे पास न्यूक्लियर शक्ति होने की घोषणा क्यों की? क्या इससे देश को फायदा हुआ या इससे अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पार्टी को ज्यादा हुआ? इस बात को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, तब जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में कदम रखा। आजादी से महज 8 महीने बाद ही सरकार ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया और इसी के साथ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वेपन्स ऑफ पीस नाम की किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राज चेनगप्पा का मानना है कि नेहरू एटम बॉम्ब नहीं चाहते थे, लेकिन बॉम्ब बनाने की काबिलियत विकसित करना चाहते थे। एटॉमिक एनर्जी को हमें शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए विकसित करना है, लेकिन अगर किसी ने हमें मजबूर किया तो चाहे हम जितनी भी शांति की बात करें, युद्ध में इसके इस्तेमाल से हमें नहीं रोका जा सकेगा। वैसे न्यूक्लियर रिसर्च के क्षेत्र में पहला कदम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में रखा था। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में बन चुका था। अगला कदम 1954 में रखा गया, जब एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्राम्बे की नींव रखी गई। इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया और इसके सेक्रेटरी बने डॉक्टर भाभा। खास बात यह थी कि इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हमेशा सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते आ रहे हैं। He was against the bomb, and quite rightly so. It is the most destructive weapon that humankind has built. But he had a very nuanced view to the whole point. The point was that he never wanted to speak from a position of weakness. So when he told the world there should not be an atomic bomb, what he meant was we should say it from a position of strength. Not because we didn't have the bomb, but because though we could build the bomb, we never wanted to use the bomb or have the bomb. सवाल यह है कि नेहरू के जमाने में भी क्या भारत चाहने पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है? जवाहरलाल नेहरू की होमी जहांगीर भाभा से 1962 के फरवरी महीने में एक अहम मुलाकात हुई। जहांगीर भाभा से नेहरू ने पूछा कि क्या हम एटम बॉम्ब बना सकते हैं? डॉक्टर भाभा ने कहा, बिल्कुल। फिर नेहरू ने पूछा, इसमें कितना वक्त लगेगा? तब जहांगीर भाभा ने कहा कि तकरीबन 2 साल। इस पर नेहरू ने कहा, ठीक है, लेकिन जब तक मैं न कहूं एटम बॉम्ब नहीं बनाइएगा। प्रधानमंत्री नेहरू के इस बयान का क्या मतलब था? Even as he spoke against the bomb, he started developing the capability through Homi Bhabha and the Atomic Energy Commission. He said, you go ahead and work on a capacity where you can, if necessary and needed, we could build the bomb. 1962 में चीन और भारत के बीच बहुत भारी जंग हुई और भारत इस जंग को बहुत बुरी तरह से हार गया। और उस जंग के 2 साल बाद ही चीन में ही बना एक एटम बम का विस्फोट किया और चीन ने ये कह दिया कि अब चीन एक न्यूक्लियर नेशन है, उसके पास एटम बम है। भारत में सबको घबराहट हुई और सब पार्टियों ने अब ये मांग की कि भारत भी एटम बम बनाए। उन पार्टियों में जनसंघ भी थी जो बाद में जाकर बीजेपी बनी। इसी दौर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री शुरू में एटम बॉम्ब बनाने के खिलाफ थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा लाल बहादुर शास्त्री की नीतियों से नाखुश थे। लिहाजा भाभा ने घोषणा कर दी कि भारत 18 महीने में एटम बॉम्ब बना सकता है। साथ ही रेडियो पर एटम बॉम्ब के पक्ष में भाषण भी दिया।
पर्याप्त संख्या में एटमी हथियारों से लैस मुल्क को खुद से बड़े और शक्तिशाली देश के हमले से सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा का यह सस्ता विकल्प है। मतलब देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा और प्रधानमंत्री शास्त्री ने अलग अलग राह पकड़ ली, लेकिन भाभा के बयानों से लाल बहादुर शास्त्री अपनी कांग्रेस पार्टी में ही अलग थलग पड़ गए। इसी साल नवंबर महीने में लोकसभा में इस पर जबरदस्त बहस हुई। जनसंघ ने 27 नवंबर को एटम बॉम्ब बनाने के पक्ष में प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रस्ताव गिर गया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को अपना रुख बदलना पड़ा। मैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से मिला। डॉक्टर भाभा चाहते हैं कि भारत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए शांतिपूर्ण न्यूक्लियर डिवाइस विकसित करे। मेरी और डॉक्टर भाभा की यही राय है कि इस काम को हमें करना चाहिए। बात चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, बहस चल रही थी। 60 के दशक में कसकर चर्चा चली और उस समय जो वैचारिक नींव थी बम की, मूलतः उसी समय में रखी गई थी। क्यों चाहिए हमें बम? जो चीन ने बम विस्फोट कर लिया तो और हमें क्या क्या चाहिए? क्या हम न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला जिसे कहते हैं, छतरी, परमाणु छतरी, जिसके अंदर कई देश जो कि परमाणु बम नहीं बनाए हैं, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन लोगों ने परमाणु छतरी ले ली। इन्हें अमेरिका जैसा देश उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। हमने भी प्रयास किया, लेकिन हमें वो उसके नहीं एश्योरेंस नहीं दिया गया, तो हमें हमारे लिए छोड़ दिया गया रास्ता। हमें अपना रास्ता खुद तय करना था। 1965 की लड़ाई के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और उसी साल हवाई दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का भी निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री की जगह इंदिरा गांधी सत्ता में आई और डॉक्टर भाभा की जगह डॉक्टर विक्रम साराभाई। लेकिन भाभा से अलग विक्रम साराभाई एटम बॉम्ब बनाने के पक्ष में नहीं थे। शुरुआत में इंदिरा गांधी डॉक्टर साराभाई के विचारों से प्रभावित रही, लेकिन 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई से पहले ही वो अपनी नीति बदल चुकी थी। After 2 years, when she realized, and she had great advisors like P.N. Aksar, who came and told her that the strength of a nation does not just lie in its moral posturing. It has to be backed by military or nuclear power at some point. And large nations will listen to you only if you have the capability of doing this. So do not stop the program. So secretly, she cleared the program in 1968. 7 सितंबर 1972 इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर गईं। दौरे पर उन्हें लकड़ी से बना एटम बॉम्ब का मॉडल दिखाया गया और इसके तकरीबन 2 साल बाद भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कर डाला। दिन था बुद्ध पूर्णिमा का और कहा गया, बुद्धा इज स्माइलिंग। 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पोखरण में एक परमाणु विस्फोट तो किया, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो किया, लेकिन दुनिया से यह कहा कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियर टेस्ट है, इसका एटम बम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरे देश के लोग अब ये समझने लगे कि हिंदुस्तान एटम बम तो बना रहा है, लेकिन सबसे छुपा छुपा के उन्होंने हिंदुस्तान को अब एक कोवर्ट न्यूक्लियर पावर कहना शुरू कर दिया। भारत के एटॉमिक प्रोग्राम में अगला बड़ा मोड़ आया नरसिम्हा राव सरकार के वक्त। नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि वो एटम बॉम्ब टेस्ट करना चाहते थे। नरसिम्हा राव ने वैज्ञानिकों को तैयारी करने का निर्देश दिया था। इसमें
थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम भी शामिल था। लेकिन क्या आदेश सिर्फ तैयार रहने के लिए था और भारत की जरूरत क्या थी? Narasimha Rao ji's orders were that you will build and keep everything ready, and if I give you the order, you must be able to do it in 10 days' time. But he had a very clear policy with it. His thing was, I do not want, as it happened in 1974 when scientists said that we've lowered the weapon already and we must do a test whether you want to do a test or not. The scientists will not determine the timing of the test. The timing of the test has to be determined by political, strategic, international reasons. अमेरिका को भनक मिल गई थी और वो सैटेलाइट्स पिक्चर्स ने प्रिपरेशन का तैयारी कर ले लिया था और उस तैयारी उसने भारत सरकार को सूचना प्रस्तुत कर दी थी कि आप इस तरह की गतिविधि करने जा रहे हैं। लेकिन क्या भारत ने निर्णय उसके चलते लिया या नहीं लिया, इस पर अभी कोई भी चीज़, कोई बात डिसाइसिव नहीं है। खुद नरसिम्हा राव ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया था। कहा जाता है कि अमेरिका के दबाव में उन्हें टेस्ट को टालना पड़ा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक समय रहते तैयार नहीं हो पाए थे और जब तक तैयारी हो पाई चुनाव का समय आ गया था। नरसिम्हा राव ने टेस्ट की जिम्मेदारी अगली सरकार पर छोड़ दी थी। उस समय इंडिया के, भारत के जो वैज्ञानिक है तैयार नहीं थे। उस समय बम तैयार नहीं था, लेकिन उनको बहुत प्रेशर था अमेरिका से कि उसको रोल बैक किया जाए, क्योंकि ये क्लिंटन का फर्स्ट जो टेन्योर था उसमें बहुत नॉन प्रोलिफरेशन वालों का जोर था इंडिया के ऊपर, और वैज्ञानिकों को 6 महीने से 1 साल और चाहिए था। तो उन्होंने अपने तरीके साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके और अमेरिका को टाल दिया और बेवकूफ़ी बनाया। और उन्होंने अटल जी से कहा भी था कि जब उनको हैंडओवर एक तरह से कर रहे थे, हैंडओवर तो उन्होंने डायरेक्टली थोड़े दिन के लिए किया था, 13 दिन के लिए, पर तभी भी उनको समझाया कि देखिए मैंने सारी सामग्री अब तैयार कर दी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को समय चाहिए था, अब आप कर लीजिएगा। स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव पद छोड़ करके अटल जी को संभालने पद दे रहे थे, तब कहा भी था, संकेत में कहा था, मैं नहीं कर पाया तुम कर देना। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद आई 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार में आते ही अपने 30 साल पुराने एजेंडे को सबसे पहले पूरा करने की कोशिश की? इतने कम दिनों के भीतर क्या वाजपेयी सरकार एटम बम के टेस्ट का बड़ा फैसला कर चुकी थी? Narasimha Rao ji had decided before he lost the elections that everything should be ready, that if he gave an order, within 10 days there should be a test. When Vajpayee ji took over for the first time as Prime Minister, to everyone's surprise, he gave the order within 2 days of it, the test. And so within 12 days, his government went into a minority government. He was not able to win the vote in Parliament. He had ordered the weapons to be lowered. When he lost the vote, the weapons were still underground. 13 दिन की वाजपेयी सरकार एटम बॉम्ब टेस्ट को लेकर कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा सरकार में वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह की किताब अ कॉल टू ऑनर से भी मिलता है। वाजपेयी ने पहली बार मुझसे इस बारे में 1996 में बात की। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। एक दिन वो मुझे किनारे पर ले गए और मुझसे कहा कि काश हमारे पास कुछ और वक्त होता। न्यूक्लियर टेस्ट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। देश के वैज्ञानिक इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि अब हमारी सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेगी, उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया। वाजपेयी सरकार 13 दिन के लिए ही सत्ता में आई थी। इस बीच
अगर वो एटम बॉम्ब का टेस्ट करती तो इसका क्या असर होता, इसके बारे में तो फिलहाल सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। 18 मार्च 1998 को वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की। कहा जाता है कि इस मुलाकात में कलाम को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नहीं बल्कि मंत्री बनने का ऑफर दिया गया। कलाम ने यह ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन जल्द ही एक बड़ा फैसला हुआ। कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आर चिदम्बरम से उनकी दूसरी मुलाकात शपथ लेने के 2 दिन बाद हुई। इस बैठक में कलाम ने मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बताया, जबकि चिदम्बरम ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। वाजपेयी ने 20 मार्च की अहम बैठक में तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन टेस्ट के लिए हरी झंडी नहीं दी थी। इसी बीच 28 मार्च को वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत की वजह से ही पिछली बार वैज्ञानिकों ने हाथ खींचे। अब हालात बदल चुके थे। वाजपेयी के पास बहुमत था। टेस्ट के लिए तैयारी पूरी करने में कलाम साहब आपको कितना समय लगेगा? अगर आप हमें आज ऑर्डर देते हैं तो 30वें दिन हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब 10 मई को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए और ब्रजेश मिश्रा जी के संपर्क में रहकर टेस्ट की डेट भी फाइनल कर लीजिए। अगले दिन वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा के साथ मीटिंग हुई। पहले 10 मई को टेस्ट करने का प्लान था, लेकिन 26 अप्रैल से 10 मई तक राष्ट्रपति लैटिन अमेरिका की यात्रा पर थे। 26 अप्रैल से पहले टेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि आर चिदम्बरम की बेटी की शादी होने वाली थी और अपनी बेटी की शादी में चिदम्बरम की गैर मौजूदगी से लोगों को शक हो सकता था। सोच विचार कर 11 मई की तारीख तय हुई। यह दिन भी बुद्ध पूर्णिमा का था और इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। एटम बॉम्ब के विस्फोट का फैसला आजाद भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक था और ऑपरेशन शक्ति हमेशा के लिए दुनिया में भारत के पोजीशन को बदलने वाला था। Any decision to take a test is a huge step, which is both strategic and political. Vajpayee ji demonstrated that decisiveness. That is his greatness. That given all the options, many people would have pulled back. Narasimha Rao ji thought, and he said, I don't want to do it. There have been many prime ministers like that. Mrs. Gandhi thought. Second time, she didn't want to do the test in 1981, 82, when we had it ready. She was to do it. Rajiv Gandhi, when he became prime minister, he thought, but he said, the most important thing is weaponization. बीजेपी के एजेंडा में न्यूक्लियर टेस्ट है, इस बात का डंका वो हमेशा पीटते रहे। 1967 के चुनाव में ये बात पार्टी मैनिफेस्टो में थी, लेकिन 1998 के चुनाव में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी। ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, 13 पार्टीज के गठबंधन की सरकार थी। क्या ये 13 पार्टी की कोएलिशन की सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा फैसला ले लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा को इस फैसले की जानकारी थी। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को वैज्ञानिकों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम दिया गया था। प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर एपीजे अब्दुल कलाम
और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ आर चिदम्बरम इस ऑपरेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए। कलाम के सहयोगी रहे डीआरडीओ के डॉक्टर संथानम को टेस्ट साइट प्रिपरेशन यानी पोखरण में परीक्षण की जगह की तैयारी का जिम्मा दिया गया। प्रधानमंत्री की इजाजत मिलने के बाद बड़ी सतर्कता से काम शुरू हो चुका था। अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट की वजह से रात में ही काम करना पाता था। The plan was, how can we beat the satellite, keep it secret, and if you sent word around that you were doing it, that means the army comes, everybody comes, India, everyone talks. So I think one of the greatest credits is how you kept that whole test secret. And the way they did it was that they had code words for everything. So when they made phone conversations, they would never say, this is the test site, they would say, this is White House, this is the Taj Mahal, this was this, so that the code words would never work, never be detected by the others. They did all the work in the night. And it is the most difficult thing to do because in the desert, the breeze blows and the sands align themselves according to the wind. So if you dug something up, that will show up straight away like a big gash, like a wound in the earth. So what they did was that every night they'd work. They would then, in the morning, early morning, before the satellite could see what is happening, they would cover the sand and align it according to that and put the bush where it was. ऑपरेशन शक्ति से जुड़े वैज्ञानिक कभी भी एक साथ सफर नहीं करते थे। वो कभी भी सीधे पोखरण नहीं आते थे। वैज्ञानिक आर्मी यूनिफॉर्म में रहते थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आर्मी के ड्रेस में कलाम और चिदम्बरम दिखाई दे रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों के कोड नेम थे। मेजर जनरल पृथ्वीराज, एपीजे अब्दुल कलाम इसी नाम से जाने जाते थे, जबकि आर चिदम्बरम का कोड नेम था नटराज। दोनों आर्मी की यूनिफॉर्म में रहते थे। The idea was that it was an army range. If there was a huge influx of civilian people, a lot of civilian people came in there, immediately the satellite would pick up and know that there is more people that is there. So they all wore army uniforms. So when they came in, they looked like army people. The satellite was not able to do it. पोखरण में ही तैनात सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट की मदद से आखिरकार 10 मई तक पूरी तैयारी कर ली गई। अब विस्फोट का इंतजार था। टेस्ट का क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं। अभी हवा का रुख दूसरे गांव की तरफ है। साइंटिस्ट लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें दिक्कत एक है कि अगर ऐसे में कोई पशु, कोई जानवर अगर टेस्ट साइट पर चला गया तो कलाम साहब ऐसे आदमी हैं कि एक जानवर की मौत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो टेस्ट कैंसिल कर देंगे, रोक देंगे उसे। हेलो, हाँ ठीक है। टेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड। न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहे। ठीक 3:45 पर टेस्ट हुए। अटल जी, सचमुच आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। ये राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक था। Today at 15:45 hours
India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 13 मई को 2 और टेस्ट हुए। इस टेस्ट के बाद भारत सरकार ने आगे एटम बम परीक्षण नहीं करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, किसी भी हाल में एटम बम का पहले इस्तेमाल नहीं करने यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया। लेकिन